हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। हमने देखिए अभी तक पढ़ लिया है अपने वर्क एनर्जी थ्योरम को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिया। आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी हम बस क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझकर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। एक बार इस लेक्चर को आप ध्यान से देखोगे, आपको पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक रेफरेंस, किसी भी चीज को अलग से, किसी भी बुक को उठा के अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ये लेक्चर देख लेते हैं तो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या कह रहा हूं मैं, इन सबको छोड़ो। पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। हमेशा जब भी आप देखते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखते हो आप? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा यही देखते हो आप। जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, कभी भी आप देखोगे तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही दिखेगी। सर लेकिन हमको तो पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज में नहीं दिखी सर, हम तो सीधे सीधे mgh लिख देते थे सर, हम तो सीधे सीधे mgh लिख देते थे। आप सीधे सीधे mgh इसलिए लिख देते थे क्योंकि आप ना इस चीज को निग्लेक्ट करते थे। ये होता था जीरो, ये होता था पोटेंशियल एनर्जी एट डेटम लेवल, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस लेवल और डेटम लेवल। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आप कभी हमेशा क्या करते हो, रेफरेंस मानते हो कि यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां बैठ के कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहा हूं। समझे मेरी बात कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि डेटम रेफरेंस मानना, डेटम मानना क्या होता है? जैसे सबके घरों में शर्मा जी के लड़के को डेटम मान लिया गया है कि जो शर्मा जी का लड़का कर रहा है वैसे ही करो, जो शर्मा जी का लड़का कर रहा है वैसे ही करो। आपने देखा होगा ना कि शर्मा जी का लड़का जैसा जैसा करता है वैसा वैसा बोला जाता है कि आपको करना है ना। पता चला कि आप घूम रहे हो, आप पिंकी के साथ घूमने लगे, तो आपके बाबा ने बोला ये क्या कर रहा है, तो आप बोलो कि सर, आप बोलोगे कि पापा पिंकी के साथ तो शर्मा जी का लड़का भी घूमता है इसलिए मैं घूमने लगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। शर्मा जी का लड़का जो अच्छा अच्छा करेगा वो अब अच्छा अच्छा करेंगे हम। तो शर्मा जी का लड़का हमारे लिए क्या है? एक डेटम लेवल है, एक रेफरेंस पॉइंट है। वैसे ही हम जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम इस रेफरेंस लेवल से कंपेयर करते हैं, और क्योंकि ये जीरो ही होने वाला होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो एक बात आपके दिमाग में ये पक्की हो गई कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ऐसी चीज की कोई बात की नहीं जाती, हमेशा चेंज की जाती है। थर्मोडायनामिक्स में आओगे तो थर्मोडायनामिक्स में तो पूरा ही पूरा आपको चेंज देखना है। कभी भी आपको जो भी प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी वो किसी ना किसी चेंज को लेकर डिफाइंड होगी, ठीक है। किसी पॉइंट पर भी डिफाइन होंगे, लेकिन हमको पक्का है ये बात देखनी पड़ेगी कि चेंज क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कभी भी एक पार्टिकल की नहीं होती, कभी भी एक पार्टिकल की नहीं होती, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की होती है। क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यानी कि मैं बोलूं अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है बात? पक्का। जैसे कि अगर आप किसी बॉल को जमीन से उठाते हो, किसी बॉल को जमीन से उठाकर इस हाइट पर ले जाते हो, तो आपने इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाकर कितनी कर दी? mgh कर दी। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर अर्थ और बॉल मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। क्लियर बात? ये बात आप ध्यान रखना, ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी चीज कोई डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज। और दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड होती है। चलिए आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओ हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मतलब मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है कोई। क्लियर बात है? अब जैसे मैं बात करूं कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप पता है कंजर्वेटिव फोर्स में आपका स्प्रिंग फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हाँ, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे फ्रिक्शन वाले तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं की जाएगी आपसे। अच्छा ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जो पोटेंशियल जो स्टैंड करता है, पोटेंशियल का मतलब होता है उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है। जैसे कि अगर आप घर पे पानी की टंकी सीधे सीधे किसी, मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ
और प्लस फर्स्ट फ्लोर में जस्ट मैंने अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या रखवा दी, पानी की टंकी, और जस्ट उसके नीचे मेरा बाथरूम है। अगर मैं नल चलाता हूं तो नल में पानी बहुत धीरे 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 आता है, उसके आप कभी चेक करना घर पे। तो आप क्या करते हो, आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऐसे कुछ टावर बनवाते हो। मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्लोर है तो आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऐसे टावर बनवाते हो, टावर के ऊपर अपनी टंकी रखवाते हो, है ना। क्योंकि जब आप टावर के ऊपर अपनी टंकी रखवाओगे और आप जब नल खोलोगे ना तो नल से बहुत तेज फ्लो आना चालू हो जाएगा। नल से क्या आने लग जाएगा, बहुत तेज फ्लो आने लग जाएगा। क्योंकि जब आपने इसको हाइट दी, इस पानी को, पानी की टंकी को हाइट दे दी ना, तो इसके अंदर पोटेंशियल आ गया तेजी से बहने का। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए इसको पोटेंशियल बोला जाता है। अगर मैं ये टावर तोड़ दूं, आपको बोलूंगी इस पानी की टंकी के नीचे खड़े हो जाओ, और पानी की टंकी के नीचे खड़े होकर टावर को तोड़ दो, टावर तोड़ दिया जाए, तो इस पानी की टंकी में इतना पोटेंशियल है कि आपके ऊपर गिरे अगर तो आपकी गर्दन तोड़ दे, आपकी हड्डियां चूर चूर कर दे। तो ये इसके अंदर पोटेंशियल है ना, ये काम करने का। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है। चलिए, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बोला जाता है। It arises from the configuration of the system और position of the particles in the system। देखो बार बार सिस्टम की बात की जा रही है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स लाइक स्प्रिंग, ग्रेविटी एटसेट्रा, है ना, आपको पता ही है कि क्या होता है। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइंड होती है और उनके कन्फिग्रेशन के चेंज होने से चेंज हो जाती है। कन्फिग्रेशन के चेंज होने का मतलब ये है कि अगर मैंने पानी की टंकी को पहले इस लेवल पे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, टावर बना के दूसरी हाइट पर रख दिया, कन्फिग्रेशन चेंज कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आइए, द लॉस अप इन अब जो स्टेटमेंट है, कुल मिलाकर अंग्रेजी पहले लिख दी मैंने, स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की है तो हमको जो डील करना है वो इस स्टेटमेंट से करना है, इस फॉर्मूले से करना है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या उल्टा भी बोला जा सकता है, या उल्टा भी बोला जा सकता है कि वर्क डन, negative of work done by a conservative force, negative of a work done by a conservative force is nothing but change in potential energy। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हो, सर समझ ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल मेरे को भी नहीं आया, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपके साथ साथ मैं भी समझूंगा। देखिएगा, यही चीज अंग्रेजी में मैंने यहां लिखी है, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने माइनस साइन हटा के यहां रख दिया तो ये स्टेटमेंट वही कहेगा कि नहीं, हाँ कि ना। नेगेटिव वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। एक ही बात है, चाहे कान आप यहां से पकड़ो चाहे कान यहां से पकड़ो, एक ही बात होती है। चलिए एक बार इस चीज को समझ ले, फील कर ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आओ यहीं पर समझाता हूं, देखिएगा, यहीं पर समझ लेंगे तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई लेवल है, ठीक है ना, पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी में एक लेवल पे रखूंगा, फिर उसको उठाकर दूसरे लेवल पर ले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये मान लीजिए कोई पानी की अच्छा पानी की टंकी छोड़ो यार, सिंपल एक बॉक्स रख लेता हूँ। ये एक बॉक्स है जिसका मास m है, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर बाद मैंने उठाकर यहाँ रख दिया, थोड़ी देर बाद मैंने उसको उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है ना, इस रास्ते से ले जाकर यहाँ रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस पर नीचे ये है हमारा डेटम, है ना, ये है हमारा रेफरेंस लेवल जहां पर हम क्या मान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपनी 0 मान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, ओके। आइए पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कैपिटल U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना, मैंने बोला कि यार जहां से हमारा रेफरेंस था वहां से इसकी हाइट है x1 और उसके बाद जो फाइनल हाइट हो गई है वो है x2। कोई प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करो जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो पाथ पे, उनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये बात आपको पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। चलिए मुझे ये बताइए, इस पहले केस में इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी सर mgx1। कोई प्रॉब्लम इस बात से? नहीं सर। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर mgx2। क्लियर? पक्का? चलिए अगर मैं आपसे बोलूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो आप बोलोगे uf माइनस ui और वो होगा कितना mgx2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्या ये बात आपको समझ में आई, दिमाग में एकदम बैठी कि नहीं बैठी? हाँ सर ये तो बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब आप ये देखिए हमने यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये डेल यू mgx2 माइनस x1
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो हम मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। मान लेंगे कि नहीं? बिल्कुल मान लेंगे। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करता हूं। हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, ये आ गया है, इस केस के लिए ये आ गया है। हाँ सर ये आ गया है। अगर मैं कैसे भी करके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लूं, जो कि यहां पर क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऑब्वियस सी बात है। इस मास पर क्या लग रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ। इस मास पर नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है। हाँ सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये देखो mg, हाँ कि ना? हाँ सर। तो अगर मैं कैसे भी करके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लूं, उसमें नेगेटिव साइन लगा दूं, अगर वो इसके बराबर आ जाए तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। हाँ हम वही कोशिश करते हैं। आइए मुझे बताइए, जब ये बॉक्स यहां से उठाकर यहां रखा गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा सर, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर? डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2 माइनस x1 का। x2 माइनस x1 का, याद करो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि इसको टेढ़ा ले जाया गया है, सीधा नहीं ले जाया गया है। वर्टिकल हाइट आपने कितनी अचीव की, हमको सिर्फ इतनी इससे मतलब है, और वो कितनी है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, हाँ कि ना? तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस mg x2 माइनस x1। नेट डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। क्या इसी को मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी तो बोल सकता हूं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना? अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के आगे मैं माइनस साइन और लगा दूं तो क्या वो इस डेल यू के बराबर आ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये देखो माइनस साइन है, इसमें एक माइनस साइन और लगाऊंगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? mg x2 माइनस x1 के बराबर आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। जो हमारा पॉइंट था वो तो हमने प्रूफ कर दिया ना। क्लियर है कि अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो वो ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर होने वाली है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए वर्क के नेगेटिव के बराबर। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमको यह समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या? अपनी मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देख लेंगे, और जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में होगा वही हमको बता देगा कि कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। हम अलग से कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क कहलाएगा हमारा। कैसे? क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है ना? अभी नहीं, अभी तो हम बस पोटेंशियल एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। क्लियर? पक्का? 100%। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से महसूस करना है तो मैं आपको क्या बोलता हूं? मैं आपको बोलता हूं अपने कोई दोस्त को बोलो कि एक गंजी ले, गंजी होती है ना पतीली जिसमें चाय वाय बनती है, जो थोड़ी बड़ी पतीली, उसमें बोलो उसको पानी भरे और पानी को ले, उस गंजी को ले जाए छत पर, है ना, 2 फ्लोर ऊपर ले जाए, 2 फ्लोर ऊपर से उस गंजी में पानी रखे और तुमको बोले नीचे खड़े हो जाओ, और उसको बोले कि तुम्हारे ऊपर गंजी छोड़ दो। अरे गंजी नहीं, दोस्त है तो भाई कर भी सकता है। उसको ये बोलो कि गंजी को क्या कर दो, उस 2 फ्लोर के ऊपर से ऐसे पानी आपके सर पे पलटा दो। जब वो पानी 2 फ्लोर ऊपर से आपके सर पे गिरेगा ना, आपको वो हिट करेगा, आपको इतनी जोर से वो पानी लगेगा कि हो सकता है कि लाल पड़ जाए, है ना? अगर गिरे तो हो सकता है लाल पड़ जाए, स्किन लाल हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी? क्योंकि भैया ग्रेविटी ने जो वर्क किया था वो उसके अंदर क्या हो गया था? स्टोर हो गया था। पक्की बात है? 100% है। क्लियर है? आई बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। वो आपको दिखाई नहीं देगी। एक गंजी का पानी आपको जमीन में भी, जब वो दोस्त आपका एक गंजी का पानी आपके सामने से भर के ले जा रहा होगा, आपको दिखेगा नहीं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वो आपको फील होगा। क्लियर है मेरी बात समझ में? वैसे ही थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी आएगी, वो भी आपको सिर्फ फील होगी, दिखेगी नहीं, फील होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थर्मोडायनामिक्स की बात हम करेंगे। मेरे को बड़ा पसंद है, मैं आपको बहुत अच्छे से थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करूंगा। मेरे साथ बने जरूर रहिएगा, आपको मजा आ जाएगा, जीवन का स्वाद आ जाएगा एकदम। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर कर दिया मैंने इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो आप जो काम की चीज है वो देख लेते हैं। नोट पॉइंट मैंने आपको दिया है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। ये क्या बात हुई है? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो डायग्राम मैंने बनाया था मुझे उसी की जरूरत फिर से पड़ेगी। आइए वो डायग्राम आपके सामने वापस ले आया हूँ। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको ज़रा रब कर दूँ।
जो काम की चीज़ नहीं है। आइए, हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। हाँ, मैंने आपसे ये बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड नहीं करती, डेटम लेवल पे डिपेंड नहीं करती, बट पोटेंशियल एनर्जी करती है। यार देखो, जब आपने यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो आपने बोला mgx1, कहाँ से देखा, कहाँ से देखा, डेटम से देखा, कहाँ से देखा, डेटम से देखा। जब आपने यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो आपने क्या लिखा, mgx2 लिखा, mgx2 लिखा। x2 कहाँ से देखा आपने, डेटम से देखा। आपसे जब पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है तो आप डेटम देख रहे हो। आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती है, आपने बोला, तो यहाँ पर आप कैसे लिख दे रहे हो। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये है mgx1 माइनस mg0। एक्चुअल में ये भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो डेटम के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है। लेकिन बार बार लिखना सही नहीं होता, इसलिए हम इसको बार बार ना लिखकर क्या लिखते हैं, सिर्फ ui इज इक्वल टू mgx1। प्लीज इसका डाउट अपने दिमाग में मत आने देना, नहीं तो परेशान हो जाओ। ठीक है, तो आपने जब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो mgx1 लिख दी, यहां पर लिखी तो mgx2 लिख दी। लेकिन जब आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा कि बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि uf माइनस ui कितना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे सीधा सीधा mgx2 माइनस x2 माइनस x1। यहाँ रेफरेंस लेवल का तो कोई लेना देना नहीं आया ना, आपने रेफरेंस को तो देखा ही नहीं ना। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, हमको रेफरेंस लेवल की जरूरत नहीं पड़ी जब हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकाला तो। क्लियर, पक्का। हाँ सर, तो चलिए हमने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करती है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। जो सार है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सार ये क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा यू। डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। फॉर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, for small change in potential energy it is also equal to negative or small work done by a conservative force। ठीक है, क्लियर है। माइनस इस साइन भी, इस साइड भी लग सकता है, टेंशन मत लेना। अच्छा 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 अच्छा, क्या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक बार कोशिश करें। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये वी हो गया है, लेकिन ये व्यू नहीं होगा, ये यू होगा। ठीक है ना। आइए, यहाँ पर आपने जो लिखा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या मैं इसको एफ सी डी एक्स नहीं लिख सकता, x1 से लेके x2 तक? क्या मैं इसको लिख नहीं सकता, x1 से लेके x2 तक लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह क्या लिख दिया, एफ सी डी एक्स। क्या लिख दिया भैया, एफ सी डी एक्स। ये सी है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या किया भाई, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम यू इनिशियल टू यू एफ, इट इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ सी डी एक्स, x1 से लेके x2। क्लियर है, पक्का है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर्मूले की तरीके से। हो सकता है आपको कुछ न्यूमेरिकल ऐसे देखने मिल जाए जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए, चिंता मत करना, न्यूमेरिकल में आपको ढेर सारे कराऊंगा। एक बार थ्योरी हम अपनी आंखों के सामने से निकाल लें बस। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब शायद इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए कैसे हैं आपके सामने, बड़े आसान से क्वेश्चन है। आसान आप लगेंगे क्योंकि जस्ट आपने अभी टॉपिक पढ़ा है। हो सकता है अगर आप रिवाइज ना करें ना टॉपिक को, तो ये चीज़ भी आपको टफ लगेगी, क्योंकि आप फॉर्मूले भूल जाओगे यार, है ना। प्लीज टच ना छोड़ें। जिन लोगों ने लेक्चर मेरे अभी देखना चालू किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने लेक्चर ज़रूर देखें, फ्लो बनाएं, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लाइफ में अभी से मेहनत करना। अगर आप लोग लाइफ में अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तो ज़िंदगी देखो कभी ना कभी तो आपसे मेहनत करा ही लेगी, ये बात समझो। प्लीज़ 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 दूसरों के अनुभवों से सीखो, अभी पढ़ना चालू करो। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है ना। ऐसा एक भी दिन मत जाने दो जिसमें तुमने कोई भी पढ़ाई ना की हो। नोट्स ज़रूर बनाओ, नोट्स अच्छे से बनाओ, कलरफुल पेन से बनाओ, ताकि पढ़ने में मज़ा आए। कई लोगों को अपने ही नोट्स पढ़ने में बोर लगने लगता है, क्यों? क्योंकि भाई अच्छे से नहीं बनाते, है ना। सर आप इधर उधर की बात क्यों करते हो? क्योंकि ज़रूरी है, ये मैंने देखा है, इसलिए आपको शेयर करके बता रहा हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने आया है, कंजर्वेटिव फोर्स पहले ही बता दिया। अगर कंजर्वेटिव नहीं बताता तो कैसे पता करते कि फोर्स कंजर्वेटिव है? क्या पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा। अ कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू 4x। क्या ये फोर्स वेरिएबल है? क्या ये फोर्स वेरिएबल है? क्या एग्जैक्टली वेरिएबल है। तो क्या वेरिएबल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, क्या कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल फोर्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। गिव्स पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज 10 जूल। ये लिखा है 10 जूल, है ना, दैट इज 10 जूल। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2। आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका।
अब देखो आपको फोर्स दे दिया है और वो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकालो x इज इक्वल टू 2 पे। क्या पोटेंशियल एनर्जी का कोई रिलेशन फोर्स से है क्या? अभी हमने देखा है। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम यू आई यू आई टू यू एफ इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ एफ डी एक्स। हाँ कि ना? एफ डी एक्स। अब देखो लिमिट भी एक्स की दी गई है, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एक्स इज इक्वल टू 2 तक की लिमिट दी गई है। एफ की वैल्यू आपको 4x दी गई है। इंटीग्रेट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका इंटीग्रेशन होगा यू इनिशियल कितना दिया है? 10 जूल। देखो यू इनिशियल दिया हुआ है 10 जूल और आपको यू फाइनल निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ एफ की वैल्यू है 4x, तो 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा? 4 बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 भी बाहर निकाल लिया और यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी कितनी? 1 से लेके 2 तक की। 2 से हमने काट दिया, 2 2 ज़ा 4। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ। ये होगा हमारा UF माइनस 10 इज इक्वल्स टू, कट गया कितना आया? -2। ठीक है ना? अंदर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 4 - 1 इज 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। UF माइनस 10 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4 - 1 इज 3, 3 2 6, माइनस हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? UF इज इक्वल्स टू 16 जूल। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? यही मेथड है। हाँ, हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो मैंने। 4 - 1 इज 3, 3 2 -6 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आके प्लस हो जाएगा 16 जूल। सही है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन कब? जब आपने पढ़ा हो। अगर आप यही चीज़ हो सकता है नहीं रिवाइज करो तो 6 दिन बाद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना था। इसलिए प्रॉपर रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं इरेज। मिलते हैं अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते हैं क्या होता है, अभी करेंगे क्वेश्चन। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। ये वी क्यों लिखा हुआ है यार? वी नहीं होगा, यू होगा। यू 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 आओ। आपको दिया हुआ है फोर्स, एक फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, और बोल रहा है कि वर्क डन फाइंड आउट करो। फाइंड वर्क डन, है ना? लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड वर्क डन। ठीक है ना? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए, आपको इनिशियल इंटरनल एनर्जी दे दी है, फाइनल दे दी है। ठीक है ना? इनिशियल दे दी है 5 जूल। नहीं, वर्क डन नहीं पूछा है आपसे, ये पूछा है भाई, मैं तो खुद ही नहीं देखा कि क्या पूछा है आपसे। फाइनल इंटरनल एनर्जी पूछी है। आई एम सॉरी, फाइंड फाइनल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या बोल रहा हूँ? थर्मोडायनामिक्स दिमाग में चल रहा है क्या मेरे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको क्या एक्चुअल में मैंने वो बता दी ना थर्मोडायनामिक्स का, तो वो दिमाग में मेरे चलने लग गया। चलिए 4i कैप प्लस 3j कैप, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो फोर्स है क्या वो सिर्फ और सिर्फ x में वेरी कर रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो जो फोर्स है ना सर, वो x में भी वेरी कर रहा है और y में भी वेरी कर रहा है। क्या ये फोर्स इस तरीके से लिखा गया है? हाँ सर, तो इसमें x में भी वेरी कर रहा है और y में भी वेरी कर रहा है। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ui टू uf इज नथिंग बट f/dx। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। f/dx हम तभी तक लिख रहे थे जब f सिर्फ और सिर्फ x में वेरी कर रहा हूं, बट अब यहां पर f किस में वेरी कर रहा है? x में भी और y में भी। तो हम यहां क्या करेंगे भाई? x के साथ लिखेंगे fx/dx और लिमिट चढ़ाएंगे किसकी? लिमिट चढ़ाएंगे किसकी? हाँ, लिमिट चढ़ाएंगे x की। तो x की लिमिट है यहां से 0 से 2, 0 से 2, तो ये हो गया 0 से 2 fx/dx प्लस इंटीग्रेशन fy की लिमिट है 1 से 3, y की लिमिट है 1 से 3, fy/dy। ये थोड़ा सा मैथ्स है यार, और ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। ui इनिशियल कितना है आपके पास? 5। ये इनिशियल कितना है? 5 जूल, है ना? और आपको uf निकालना है। इंटीग्रेशन होगा, u बनेगा और लिमिट चढ़ जाएगी 5 से लेके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तक। चलो, माइनस fx का इंटीग्रेशन, fx कितना है? 4, 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 4x, 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x, x पे लिमिट चढ़ेगी कितनी? 0 से लेके 2 तक की, प्लस fy कितना है? 3, fy है 3, तो 3 का इंटीग्रेशन होगा
3 बाहर y, और इस पे लिमिट चढ़ेगी 1 से लेके 3 तक की। कुछ दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं भाई। uf माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये कितना होगा, 2 माइनस 0 4 2 माइनस 0 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 8 प्लस 6 इज माइनस 14। आ जाओ, uf इज इक्वल्स टू uf माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 इज 14 माइनस 14, uf कितना आ जाएगा, माइनस 14 प्लस 5 इज माइनस 14 प्लस 5 इज माइनस 9 जूल। कितना आ गया भाई, माइनस 9 जूल। क्लियर है, पक्का? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कैच ये था कि जो f अब वेरी कर रहा है वो x और y दोनों में कर रहा है। अगर आप सिर्फ f dx से कर देते तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है भाई हमारे लिए पढ़ने का। आइए भाई नेक्स्ट। अच्छा एक चीज़ ये सुन लीजिए मेरी, मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, बताया क्या? नहीं बताया, ठीक है ना। लेकिन ये फोर्स क्या है भाई, कंजर्वेटिव है नेचर में, ठीक है ना। कंजर्वेटिव है तभी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में लगा रहे थे, तभी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में लगा रहे थे, ये बात याद रखना है ना। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात अब हमको करनी है यार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप सबको पता है क्या होती है। अभी हमने जो किया, मास एक बॉक्स को उठाकर रख दिया किसी पर्टिकुलर हाइट पर, वो क्या बना, वो कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बना। क्लियर, पक्की बात। जो mgh होती है वो कुछ नहीं होती, वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। चलिए आइए बात करते हैं। क्वेश्चन है, अज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द बेस ऑफ द रॉड, ये बेस ऑफ द रॉड है, एक रॉड है, उसके बेस पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा u मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि u हमने वेलोसिटी के लिए भी यूज़ किया है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको लिखना अवॉइड करता हूँ। मैं सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख देता हूँ क्योंकि ये डेटम लेवल है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। अब एक बात समझो, ये जो रॉड है ना, इस रॉड का जो आप देख रहे हो, जो रॉड है ये सीधे खड़ी हुई है, सीधी लेंथ में खड़ी हुई है। अब आप देखो, अगर हम बोलें कि इस रॉड का अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप ये देखोगे कि इसका ये पार्ट बेस से बहुत दूर है, ये वाला जो पार्ट है ये बेस के थोड़ा पास आ गया, ये वाला जो पोर्शन है ये बेस के और पास आ गया, और ये वाला पोर्शन तो एकदम पास आ गया। आई मेरी बात समझ में, है ना। अब क्या होता है कि जो रॉड्स होती है ना, इसका जो वजन होता है ये पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे 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 गर्डर होती है, गर्डर डलती है ना, गर्डर जब हमारी छत डलती है तो हम गर्डर डालते हैं, तो जो गर्डर होती है वो पर केजी के हिसाब से बिकती है कि पर केजी कितना है, पर केजी मतलब केजी जो है उसकी पर यूनिट लेंथ में कितना वजन है। यही बात समझ में। अगर टोटल गार्डर आप खरीदने जा रहे हो, उसकी लेंथ के हिसाब से उसका वजन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई मेरी बात समझ में। जैसे अगर ये बीम है, बीम की अगर हम बात करें तो बीम भी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाती है, कि उसके हर छोटे छोटे पोर्शन में क्या होता है, मास होता है। क्लियर है, पक्की बात है। वैसे ही अगर आप इस रॉड को देखोगे तो इसके रॉड के हर छोटे छोटे पोर्शन में क्या है, इसका खुद का मास है। तो इसका जो मास है टोटल m, वो क्या है, वो इस टोटल लेंथ में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिख देता हूं यहां पर स्टार पॉइंट बना के, द टोटल मास ऑफ द रॉड, द टोटल मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly along the length of the rod, चलो क्लियर है, पक्की बात है। चलिए तो हम ये देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर रॉड में मैंने y डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास कंसिडर किया, y डिस्टेंस पर मैं गया ऊपर की तरफ और y डिस्टेंस पर जाके मैंने एक छोटा सा मास, छोटा सा ऐसा एक पोर्शन ले लिया जिसकी लेंथ आप कितनी मान लो, dy मान लो, बहुत छोटी सी लेंथ मान लो dy। तो ये जो dy लेंथ का पोर्शन है इस रॉड का, क्या इसके पास खुद का कोई मास होगा? हाँ सर बिल्कुल मास होगा। तो अगर ये खुद का मास है इसके पास, तो ये पर्टिकुलर हाइट पर भी तो है, तो इसके पास खुद की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी।
हमें क्या करना है, हमें पूरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अगर मैं इस छोटे से पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी, फिर अगले से छोटा पोर्शन लूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर अगला छोटा पोर्शन लूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी करके ऐड कर दूं, तो मेरे पास इस रॉड की टोटल क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस छोटे से मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसका मास कितना है, dm है, कितना है, dm है। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले ये तो देख लें कि dm कितना है। हम ये तो जानते हैं कि टोटल L लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल M। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि dm मास पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो भाई, टोटल M मास L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। चलिए इस तरीके से समझिए कि L लेंथ पर M मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ कि ना। L लेंथ पे M मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो dy लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसे समझ लीजिए कि टोटल L लेंथ पर M मास है, तो dy लेंथ पर कितना मास होगा। तो आप बोलोगे dy लेंथ पर होगा सर M/L इंटू dy। क्लियर है। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, dm की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। ये जो स्मॉल मास था dm, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, m/l dy। m/l क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर कितना मास है, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। अरे मेरे भाई देखो, अगर कोई रॉड है आपके पास, ठीक है ना, और इस रॉड में आपको दिया है 5 kg/मीटर, ये इसका लोड है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 5 kg पर मीटर पे, 1 मीटर पे 5 kg वजन है इसका। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रॉड की लेंथ है 10 मीटर, तो बताओ टोटल का मास कितना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके बोल दो कि 50 kg है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है। वैसे ही यहाँ पर हमने देखिए मास पर यूनिट लेंथ लिखा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस dy लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हम बात नहीं करेंगे। चलिए, अगर आपके पास मास आ गया तो क्या आप इससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। हाँ, हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, mgh होती है। इस केस में वो क्या होगी, इस केस में होगी वो dm इंटू g इंटू y, हाँ कि ना, g dm इंटू जी इंटू वाई, यही होगी। चलिए, तो ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी du। चलिए भाई, तो du लिखा हमने, और हम यहाँ लिखते हैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी से फाइनल इंटरनल एनर्जी की तरफ। dm की वैल्यू कितनी है, m/l इंटू dy, ठीक है ना, m/l इंटू जी इंटू वाई इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से, ये डेटम लेवल है, इसको 0 मानेंगे और इसको l मानेंगे। तो यहाँ से आपने चढ़ा दी इसकी लेंथ कितनी, 0 से लेके l तक, ये इसकी हायर लिमिट हो गई। क्लियर है। इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, बहुत आसान है इसको इंटीग्रेट करना, नीचे झुकना नहीं पड़ेगा मुझे, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। कोई दिक्कत है आपको इस बात से, नहीं सर। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया। अब देखिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि डेटम लेवल से आप देख रहे हो, तो हमारे पास सीधे निकल कर आएगा UF माइनस 0 विच इज इक्वल टू m/l कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, m/l कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है। y का इंटीग्रेशन करेंगे, y का इंटीग्रेशन आएगा y²/2। लिमिट चढ़ेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो आप, mgy² या mg कैपिटल L² अपॉन L माइनस mg 0 का स्क्वायर अपॉन 2 भी तो है, नीचे 2 भी तो है, तो ये तो पूरा 0 होने वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, फाइनल इंटरनल एनर्जी आ गई है कितनी, mgl²/2l। l से काट दो भाई इसको, तो mgl/2, हाफ mgl। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी ऑफ द रॉड। क्लियर है, पक्की बात है 100%। ये मासलेस रॉड नहीं थी, इस रॉड में क्या था, कैपिटल M का मास था जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर द लेंथ, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, ये रॉड वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है कुछ गर्मा गर्म आपके सामने अच्छा आ जाए। चलिए भाई, एक नया क्वेश्चन आपके सामने। पार्टिकल मूव्स अलोंग द लूप ABCDA, एक लूप में चल रहा है पार्टिकल, ठीक है ना। लूप से कुछ याद आना चाहिए, लूप से याद आना चाहिए, व्हाइल अ कंजर्वेटिव फोर्स लूप, याद आना चाहिए कंसेप्ट, एक्ट्स ऑन इट, वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द पाथ आर गिवन। AB के दौरान आपने माइनस नेगेटिव वर्क किया, BC के दौरान आपने 25 जूल पॉजिटिव वर्क किया, कैपिटल में आना चाहिए जे भाई, यूनिट है। CD के दौरान आपने वर्क किया 60 जूल का। अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट,
अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट ए। तो मान लेते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। एट ए पे आप पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो, जीरो मान लो। चलो आगे की बात करते हैं, आइए सुनते हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। पूछा तो उसने कुछ भी नहीं है, पूछा तो उसने कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूछना चाहेगा वो कि ए बी के दौरान -50 जूल वर्क है, ए बी के दौरान, बी सी के दौरान 25 जूल है, सी डी के दौरान 60 जूल है, तो बताओ डी ए के दौरान कितना होगा। क्या पूछना चाह रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, वर्क डी ए पे बताओ कितना होगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए तो अपन चल रहे हैं ए से बी से सी से डी से ए। चलो अब जानते हैं हम क्या, कि वर्क अलोंग ए बी प्लस वर्क अलोंग बी सी प्लस वर्क अलोंग सी डी प्लस वर्क अलोंग डी ए किसके बराबर होगा भाई, किसके बराबर होगा मुझे बताओ। क्या ये वर्क जो होगा वो जीरो होगा? क्यों? क्यों? कंसेप्ट है ना भाई, इसके पीछे कंसेप्ट हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर अलोंग द क्लोज्ड लूप लगता है, क्लोज्ड पाथ बनाता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द क्लोज्ड पाथ लगता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई देखो ना यार, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है और क्लोज्ड लूप है, लूप है, क्लोज्ड है, तो भाई यहाँ पर होने वाला वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करो, -50 जूल, BC की वैल्यू है 25 प्लस CD की वैल्यू है कितनी, 60। आपको वर्क डन WDA निकालना है, निकाल लो तुरंत भाई, कितना होगा निकाल लो। ये है भाई 60, 60 और 2 80, 80 85, 85 85, तो लोग है भाई 85, 85 माइनस 50 इज इक्वल्स टू -DA। क्लियर है? चलो तो 85 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 35। तो वर्क डन लॉन्ग DA इज -35 जूल। कोई टफ क्वेश्चन था? नहीं था। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स और लूप को पकड़ लोगे, आपको यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया सब कुछ? चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखो यार, इस क्वेश्चन के बाद ना हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। ठीक है, क्वेश्चन और भी हैं, ये मत सोचना कि क्वेश्चन ओवर हो गए, क्वेश्चन और भी है। अभी हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे चेन के। उसके बाद चेन में और भी वेरिएशन होते हैं क्वेश्चंस के, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।